अब वर्गीकरण के आधार में आगे आता है तंत्र विशेष, अर्थात जो ऑर्गन सिस्टम है या जो शरीर के तंत्र हैं उनमें कुछ विशेषता पाई जाती है, जैसे कि आहार तंत्र। ये पूर्ण या कंप्लीट हो सकता है या अपूर्ण और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। यदि हम बात करते हैं पूर्ण या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसमें माउथ और एनस दोनों की उपस्थिति मिलती है। इसका उदाहरण है केचुआ, कॉकरोच आदि। अपूर्ण आहार तंत्र में केवल मुंह उपस्थित होता है। इसका उदाहरण है हाइड्रा। अब दूसरा तंत्र आता है परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र दो तरह के होते हैं, या तो ये खुले हो सकते हैं या ये बंद हो सकते हैं। खुला यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, अर्थात आर्टरीज एंड वेन्स आर एब्सेंट। इनका उदाहरण है कॉकरोच। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या बंद परिवहन तंत्र, जिनमें वेल डिफाइंड अच्छी संरचना के साथ, सुदृढ़ संरचना के साथ आर्टरीज एंड वेन्स या ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इसका उदाहरण है केचुआ, मनुष्य आदि। अब इसी क्रम में हम लेते हैं विकास का क्रम या डेवलपमेंट का क्रम। जब डेवलपमेंट हम लेते हैं किसी भी जीव का, किसी भी जंतु का, तो उसके जो भ्रूण का विकास होता है, उसका जो भ्रूण विकसित होता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूण के विकास में कौन सी बात आती है? देखिए, यहाँ या तो भ्रूण सीधे सीधे यंग वंस में या छोटे शिशु में परिवर्तित हो सकता है, या दूसरी अवस्था है कि वो शिशु में या यंग वंस में परिवर्तित होने के पहले किसी एक लार्वल स्थिति में या लार्वल स्टेज में या फिर एक मध्य अवस्था में या इंटरमीडिएट स्टेज में वो परिवर्तित हो जाए। अब इन दोनों स्थिति में यदि वो सीधे सीधे यंग वंस में विकसित हो रहा है या शिशु में विकसित हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऐसी भ्रूण की विकास की अवस्था जिसमें कि भ्रूण सीधे सीधे वो विकसित हो रहा है, किसमें? शिशु में, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विकास की अवस्था या डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। और दूसरी अवस्था जिसमें कि वो अप्रत्यक्ष रूप से विकसित हो रहा है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ दो शब्द हमने लिए, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष विकास, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष विकास। अब हम देखते हैं कि भ्रूण का प्रत्यक्ष विकास भ्रूण के अप्रत्यक्ष विकास से कैसे अलग है। भ्रूण के प्रत्यक्ष विकास में किसी भी तरह का लार्वा या मध्य अवस्था का निर्माण नहीं होता, पर भ्रूण की अप्रत्यक्ष विकास में लार्वा या अप्रत्यक्ष स्थिति का निर्माण होता है। जब लार्वा और अब इसका अर्थ ये हुआ कि लार्वा जो है वो शिशु और वयस्क के बीच की अवस्था है, जबकि प्रत्यक्ष विकास में अगर आप देखें तो शिशु और वयस्क के बीच की कोई भी अवस्था नहीं होती। लार्वा जब शिशु और वयस्क के बीच की अवस्था है तो इसका अर्थ है कि लार्वा को अब वयस्क के समान एक शिशु में परिवर्तित होने में कुछ समय लगेगा। उस समय को हम क्या कहते हैं? उस समय को हम रूपांतरण कहते हैं या उस समय को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है। तो ये मेटामॉर्फोसिस किस में पाई जाती है? अप्रत्यक्ष भ्रूण विकास में पाई जाती है। पर चूंकि प्रत्यक्ष भ्रूण विकास में लार्वा नहीं होता, इसलिए इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। अब प्रत्यक्ष भ्रूण विकास में ऐसे कौन से जंतु हैं
जो इसमें शामिल किए गए हैं। केंचुआ, एनिलिड्स। केंचुआ में प्रत्यक्ष भ्रूण विकास होता है, मतलब कोई लार्वा फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता। उसी तरह से मेंढक में लार्वा फॉर्मेशन होता है। टेडपोल आपने देखा है। कॉकरोच में, छोटा कॉकरोच जिसको हम निम्फ कहते हैं, लार्वा होता है। तितली में, जिसको आप इल्लियाँ कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं, वो बनता है। तो वो मध्य अवस्था है, वहाँ पर उसका निर्माण होता है। अभी चाहे आप टेडपोल कहिए, चाहे आप कैटरपिलर या इल्लियाँ कहिए, चाहे आप छोटा कॉकरोच निम्फ कहिए, ये सबके सब फिर तितली बनने में या बड़ा कॉकरोच बनने में या मेंढक बनने में समय लेते हैं। उस समय में ये अलग परिवर्तन की स्थिति से गुजरते हैं, जिसको हम रूपांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जबकि आप यदि केचुए की केस में देखेंगे, आप केचुए के उदाहरण में देखेंगे, तो केचुए में जो कि सीधे सीधे वो यंग वंस बनते हैं, मतलब छोटा शिशु जो है वो सीधे बनता है, कोई लार्वा स्टेज नहीं आती। मनुष्य के केस में कोई लार्वा स्टेज नहीं है, सर्प के केस में कोई लार्वा स्टेज नहीं है, पक्षियों के का उदाहरण अगर आप देखें तो कोई भी लार्वा नहीं बनता है वहाँ पर। इसका मतलब जो भी भ्रूण है वो भ्रूण सीधे सीधे शिशु अवस्था में परिवर्तित होता है। तो हमने दो स्पष्ट अंतर क्या सीखे कि जब भ्रूण विकास का प्रत्यक्ष प्रकार होता है तो उसमें किसी भी तरह का लार्वा या मध्य स्थिति या मध्य अवस्था का निर्माण नहीं होता और रूपांतरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के तौर पर केंचुआ, पक्षी, सर्प, मनुष्य। लेकिन जब अप्रत्यक्ष विकास होता है भ्रूण का तो वहाँ पर एक मध्य स्थिति या इंटरमीडिएट स्टेज बनती है जिसको हम लार्वा कहते हैं। और लार्वा से शिशु अवस्था के आते तक हम वहाँ पर रूपांतरण की जो अवस्था देखते हैं, उस रूपांतरण की अवस्था को ही रूपांतरण या हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे कि कैटरपिलर या इल्ली से तितली का बनना, निम्फ से कॉकरोच का बनना या टेडपोल से मेंढक का बनना, ये सभी मेटामॉर्फोसिस की स्थिति हैं या रूपांतरण की स्थिति हैं। तो इन उदाहरणों के साथ और इन अंतरों के साथ अब आपको ये समझ आ गया कि भ्रूण विकास की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवस्था में क्या अंतर है। अब एक और हम बात करते हैं कि जब बॉडी का प्लान जो होता है ये मुख और एनस के आधार पर किस तरह से डिवाइड हो जाता है, बॉडी प्लान कैसे बनता है, कैसे बदलता है और कैसे विकसित होता है। जो बॉडी प्लान है वो दो तरह का विकसित हो जाता है यहाँ पर, एक तो ब्लाइंड सैक या बंद संरचना और दूसरा ट्यूब विद इन ट्यूब या नली के अंदर नली की संरचना। जब ब्लाइंड सैक है मतलब वो अंधा है, केवल एक ही बार वो खुल रहा है, और ट्यूब विद इन ट्यूब हम बोलते हैं तो एक नली के अंदर दूसरी नली है। जब ऐसी संरचना आती है तो अब इसमें माउथ और एनस दोनों होते हैं, लेकिन ये दो तरह से विकसित हो सकते हैं। एक जंतुओं का वर्ग वो है जिसमें माउथ के पहले मतलब मुंह के पहले गुदा द्वार विकसित होता है, जैसे कि मनुष्य का जो भ्रूण है उसमें गुदा द्वार या एनस पहले विकसित होता है, बाद में मुंह डेवलप होता है। लेकिन कुछ जंतुओं का समूह है जिसमें कि मुंह पहले विकसित होता है और गुदा द्वार बाद में विकसित होते हैं। तो ऐसे समूह जो होते हैं ये, जैसे कि कॉकरोच में मुंह पहले विकसित होता है, बाद में गुदा द्वार। ऐसा समूह जिसमें मुंह पहले विकसित होता है बाद में गुदा द्वार या एनस, इसको प्रोटियोस्टोम कहते हैं। और ऐसा समूह जिसमें कि एनस पहले या गुदा द्वार पहले विकसित होता है उसको हम ड्यूटरोस्टोम कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा ड्यूटरोस्टोम का उदाहरण है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम कॉर्डेट भी इकाइनोडर्मेटा के ज्यादा करीब हैं।